Hello students, so let's start with our new topic that is particle nature of electromagnetic radiations. So अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का डिस्कशन किया था, जिसमें जैसे ये था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, दीज आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पार्टिकल नेचर। वो जो नेचर था दैट इज़ वेव नेचर, कि वेव की तरह बिहेव कर रही है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो जो वेव नेचर था, अकॉर्डिंग टू दैट सम ऑफ द फिनोमिनन वर प्रूव्ड, बट जो कुछ और ऐसे फिनोमिना थे जो उसकी जो वेव नेचर था उससे प्रूव नहीं हो सके, तो उसके लिए दूसरा जो आया उसका पार्टिकल नेचर आया। कैसे क्या हुआ, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रूव हुए थे लाइक डिफ्रैक्शन मीन्स किसी जैसे कोई वेव कहीं जा रही है और उसके बीच में कोई इंटरफेरेंस आ जाए, इंटरफेयर करे कुछ भी, या कोई भी मीडियम आ जाए, तो वेव क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एंड इंटरफेरेंस क्या होता है, जब कोई एक से ज़्यादा वेव्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे में कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद एक नई वेव बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ये सब तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना है। अभी चलते हैं पार्टिकल नेचर की तरफ। तो कुछ ऐसे फिनोमिनन थे जो इससे डिफाइन नहीं हुए वेव नेचर से, एंड फॉर दैट वी नीड पार्टिकल नेचर। सो फर्स्ट फिनोमिना वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Second is variation of heat. This is photoelectric effect actually, not black body radiation. Second was photoelectric effect. And next is variation of heat capacity of solids as function of temperature. And the last one is line spectra of atoms with spatial reference to hydrogen. तो हमें सबसे पहले ये दोनों पढ़ने हैं, that is ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब आते हैं कि जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट ही समझ लो, अगर उस पर एनर्जी आती है तो क्या होता है, उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, या उस एनर्जी को, उस वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर वो वेव उसमें से एमिट होती है धीरे धीरे। तो ऐसे ही एक ऐसा जो मटेरियल चाहिए था जो उसको कंप्लीट एब्जॉर्ब करे। तो इसके लिए जो एग्जांपल वो लिया था, वो ली थी ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी यू नो वेरी वेल इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, और यू कैन से बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी एज वेल एज बेस्ट एमिटर ऑफ लाइट और एनर्जी। ओके, तो उससे पहले अगर कोई दूसरे एग्जांपल लेके देखें, जैसे लाइक आयरन हम लेते हैं, आयरन का जो कलर होता है वो ग्रेइश कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। पहले रेड कलर का आयरन हो जाता है, फिर उसके बाद येलोइश कलर का होता है, फिर ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टेम्परेचर पे आयरन जो होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की, या यू कैन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो रेडिएशन है वो एमिट करता है। तो जो भी रेडिएशन एमिट करेगा उसके केस में हमें क्या मिलेगा, वैसा ही हमें उसका कलर दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ब्लैक बॉडी इज द बेस्ट एमिटर एज वेल एज एब्जॉर्बर। तो अब ब्लैक बॉडी को लिया तो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि कभी भी ब्लैक बॉडी जब सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ली तो उसके बाद जो एमिशन होता है उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, इसके बाद एक और बात आई थी कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो लैम्डा वेवलेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, सी बाई न्यू, और यू कैन से न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। दैट मीन्स दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा, वेवलेंथ जितनी कम होगी जो ये फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ क्या। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है इंटेंसिटी। जैसे कि अगर कोई लाइट में कितनी इंटेंसिटी है, कितनी चमक है, वो डिपेंड करता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी
इंटेंसिटी होगी। और इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो अब अगर ये सब फॉलो होता है तो इसके केस में क्या होगा, सीधी सी बात है, जो वेव थ्योरी थी उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, हम आगे ग्राफ से देखते हैं। ये देखो ग्राफ में अगर हम देखें, ये तो इंटेंसिटी है और ये क्या है, वेवलेंथ है। अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें इसको तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्या हो रहा है। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज इस साइड में इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इस साइड में डिक्रीज हो रही है। और जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है, मैंने अभी बताया था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, दैट मीन्स इंटेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ऐसा हो भी रहा है। यहाँ तक अगर जाते हैं तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ जितनी कम हो रही है फ्रीक्वेंसी उतनी ही बढ़ रही है, या फिर इंटेंसिटी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आके मैक्सिमा आ जाता है। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड देन आफ्टर वेवलेंथ भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो रही है इस साइड में। अगर इस पॉइंट से फर्दर इस साइड में चलें तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ऐसा होता है कि जैसे कि इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ डिक्रीज होगी, उसके साथ साथ इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। उसके बाद क्या होगा, उस सर्टेन लिमिट के बाद वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी और इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिया था वो फेल हो रहा है, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ओके, मतलब जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये वाला जो ग्राफ है इसको शो करने के लिए या इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठने के लिए क्या हुआ, प्लैंक्स ने एक प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक थ्योरी दी, अपना एक इक्वेशन दी। और वो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज एनर्जी, ओके, एनर्जी ऑफ एनी लाइट। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब उसने पहले ये बोला था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो जब ये प्लैंक्स ने ये वाली जो इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन इसके ऊपर जब ये ग्राफ देखा गया इस इक्वेशन से मैच करके, तो वो बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो रही थी। तो इसलिए इस जो इक्वेशन है इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद जब इसने एक और बात बताई कि ये किस बेसिस पे लिया, इसने ये माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं या फिर कोई एटम्स है वो मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी, जो वो एनर्जी एमिट कर रहे हैं, वो एनर्जी उसने डिस्क्रीट मानी, ना कि कंटिन्यूस। मतलब कंटिन्यूस मैनर में नहीं जा रहे, डिस्क्रीट अलग अलग से उनकी जो एनर्जी है वो एमिट कर रहे हैं, एक बार में कंटिन्यूसली एमिट नहीं कर रहे। ठीक है, जब उसने ये चीज़ कंसिडर करके चली तब उसके पास ये इक्वेशन आई। तो इसी इक्वेशन पे बेस्ड आगे क्या आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया। तो ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, E इक्वल टू एच न्यू। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जैसे कि कोई भी मेटल सरफेस है, जैसे ये कोई मेटल सरफेस है या मतलब कोई भी सरफेस है, मेनली हम मेटल्स लेके चलते हैं। मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही कोई भी लाइट आएगी, ठीक है, ये समझ लो लाइट रे है, और जैसे इसको स्ट्राइक करेगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे। चार्ज पार्टिकल्स क्या एमिट होते हैं, सबसे हल्के तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी की होनी चाहिए। अगर उस एनर्जी से कम की लाइट, जैसे मान लो ये एक ऐसा मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 5 किलो जूल चाहिए, और अगर ये जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी 5 किलो जूल से कम है तो क्या होगा, ये एमिट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अगर इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है या फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है यहाँ पे, तो वो क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करा सकती। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा सकती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके।
और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लिखते हैं न्यू नोट से, ठीक है। तो न्यू नोट से अगर ज़्यादा एनर्जी है तो क्या होगा, अब बात आती है कि जस्ट एमिट कराने के लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए वो इतनी चाहिए, या अगर एनर्जी की बात करें तो E इक्वल टू एच न्यू नोट, ओके, इसको भी नोट लिख लो। ये कितनी चाहिए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो किसी लाइट की होनी चाहिए इसको पार्टिकल को एमिट कराने के लिए। अगर इससे ज़्यादा लाइट आती है तो मान लो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कहीं ज़्यादा एनर्जी है इस लाइट में, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में यूज़ हो जाएगी, ये जो एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो क्या काम है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना, और इसके अलावा जो एनर्जी बच गई वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पे m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, जो मतलब टोटल इसकी जो एनर्जी, ठीक है, जो वेव की है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको भी हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है मोर मतलब थ्रेशोल्ड के अलावा जो एनर्जी बचती है उसका क्या यूज़ है, तो उसका यूज़ है इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये है किसी भी मेटल सरफेस पे जब स्ट्राइक करेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इससे एक और बात सामने आई कि देखो यहाँ पे जो ये अभी तक तो ये इसको ये मान के चल रहे थे वेव है, और वैसे भी जो वेव होती है उसका जो रेस्ट मास होता है, मतलब उसके अंदर जो मास माना जाता है रेस्ट मास, वो ज़ीरो माना जाता है, इसका मतलब इसमें कोई मास नहीं है। लेकिन बाद में ये आइडिया हुआ क्योंकि आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन को तो तुम्हें भी पता है कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता था, कि जब ये इसमें कोई ना कोई तो मोमेंटम है इस एनर्जी में, और वही मोमेंटम है इस लाइट में जिसकी वजह से ये किसी चीज़ पे स्ट्राइक की तो वो जिस भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की है वहाँ से जो पार्टिकल्स है वो एमिट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मोमेंटम होता ही नहीं तो यहाँ से पार्टिकल्स एमिट होते ही नहीं, या फिर अगर ये एनर्जी ही है जो इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन में चली गई और ये यहाँ से पार्टिकल की फॉर्म में यहाँ से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स उससे ये प्रूव हुआ कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो यही सब है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। इसमें कुछ भी जैसे बातें हैं, जैसे द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, मतलब जैसे ही वो उसकी स्ट्राइक हुई, ऐसा नहीं था कोई टाइम गैप था, जैसे ही वो स्ट्राइक हुआ जो लाइट वेव थी वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, वो इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी लाइट की, कितनी एनर्जी ज़्यादा होगी, कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे। वैसे ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर नहीं होती तो लाइट की प्रेजेंस में हम काफ़ी सामान बाहर रखते हैं, वो सारी ही चीज़ें डिके हो जाए अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाए तो, ठीक है। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है यही सब की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड if the threshold frequency if the frequency of light is more than threshold frequency, this is used in the kinetic energy of the electrons ejected, okay. These are the derivation, you can say modification of E into h nu. E naught is equal to h nu naught, and kinetic energy half me means mass of electron into v square, okay. ये सारा मैंने बता दिया कि ड्यूअल बिहेवियर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी बताया था ना कि जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा स्ट्राइक करेगा, ये इसकी पार्टिकल की फॉर्म में निकल रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं दे आर हैविंग ड्यूअल बिहेवियर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वन मोर थिंग यू शुड नो दैट जो ये प्लैंक्स था उसने जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी किसी लाइट की, जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हम सेल लेके चलते हैं, ठीक है, किसी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम लेके चलते हैं। हाउएवर अब तो एटम मतलब एटम के भी छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन वैसे जो इंडिविजुअली जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसको लेके चलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक,
वैसे ही किसी लाइट का जो सब स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर करके चले थे उसको बोलते हैं क्वांटम या फिर क्वांटा. ओके, क्वांटा, स्मॉल पैकेट्स या स्मॉल यूनिट्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड क्वांटा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.